इसलिए चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कुछ जब डिफेंस मिनिस्टर ही ऐसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने वॉकआउट करके चले, तो पूछना किसको? प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेने डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। चीन की वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और क्यों दिया, बताइए। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। क्या चीन से मोदी सरकार सचमुच आंख में आंख डालकर बात कर रही है? आज इसी सवाल के साथ अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों से हुई भारत के सैनिकों की झड़प को लेकर विपक्ष ने पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा कर दिया। 9 दिसंबर को तवांग में चीन के साथ हुई इस घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में बयान भी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग सेक्टर के यंगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस क्वो को एक तरफा बदलने का प्रयास किया गया चीन द्वारा। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आईं। 2020 में गलवान के बाद 2022 में तवांग में चीन ने हिमाकत की है। दोनों घटनाओं में चीनी सैनिकों को भारत की ओर से करारा जवाब मिला है, लेकिन तवांग की घटना के बाद कांग्रेस ने एलएसी पर भारत की पोजीशन को लेकर फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है कि ये बताइए कि क्या चीन अप्रैल 2020 से पहले के स्टेटस क्वो को क्या मानने को तैयार नहीं है? वैसे कांग्रेस ने जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले में राजनीति का सवाल उठाया तो बहस राजीव गांधी फाउंडेशन के चीनी कनेक्शन से लेकर नेहरू की चीन नीति तक चली गई है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि चीन नीति पर कौन चूका, किसने चीन को रोका? चीन पर गोदी वाली सरकार वर्सेस चीन पर मोदी सरकार, यही है आज सवाल पब्लिक का। भारत चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख तक चीन भारत के कई इलाकों को अपना बताता है और भारत के इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। लेकिन 2017 से बॉर्डर पर भारत चीन एंगेजमेंट को लेकर स्थिति थोड़ी बदली हुई है। 2017 में भारत भूटान और चीन के ट्राइजंक्शन के इलाके में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। 2017 की गर्मियों में 2 महीने तक चीन के सामने भारतीय सेना डटी रही और चीन को अपने कदम डोकलाम से पीछे खींचने पड़े। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में एक तरफ से भारतीय सैनिकों ने स्टेटस क्वो बदलने की कोशिश नाकाम की। चीनी कोशिश रोकने में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 सैनिकों ने जान तक गंवाई। इसमें चीनी सैनिकों की बड़े पैमाने पर कैजुअल्टी भी सामने आई, लेकिन चीन ने मौतों का सही आंकड़ा आज तक कभी सामने दुनिया के नहीं रखा। गलवान के बाद भारत और चीन के बीच मिलिट्री कमांडर लेवल पर 16 बार बातचीत हो चुकी है। इससे पूर्वी लद्दाख के कई फ्रिक्शन पॉइंट्स पर हालात सामान्य भी हुए हैं, लेकिन चीन ने अब की बार अरुणाचल के तवांग में गलवान जैसा तनाव पैदा करने की कोशिश जरूर की। सवाल यह है कि पहले जहां रिपोर्ट्स चीन की घुसपैठ की आती हैं, अब बॉर्डर से चीन के साथ भारत की झड़प की खबरें
क्यों आने लगी हैं? क्या मोदी सरकार की चीन नीति, जिसमें LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य तैयारियां शामिल हैं, क्या ये वो जगहें हैं जिनकी वजह से चीन बौखलाया हुआ नजर आ रहा है? G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही कूटनीतिक वजहों से मिले हों, लेकिन क्या भारत ने अब चीन की आंख में आंख डालकर बात करनी शुरू कर दी है? क्या चीन के साथ गलबैया की पुरानी नीति बदल गई है और नतीजा गलवान के बाद तवांग में सामने आया है? संयोग देखिए, आज जब तवांग पर संसद में हंगामा उठा, प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो उसी प्रश्नकाल में एक सवाल राजीव गांधी फाउंडेशन का भी था। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से 2007 के बीच चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख का फंड मिला था। अब FCRA एक्ट के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द हो चुका है। मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने RGF को लेकर और नेहरू का आईना दिखाकर पलटवार किया। सुनिए अमित शाह का ये बयान। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली, वो शामिल था क्या? और शोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है? नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। अमित शाह जो कह रहे हैं उसमें राजनीतिक एंगल तो जरूर है, लेकिन उसके साथ किसका कनेक्शन कुछ फैक्ट से भी है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये फैक्ट्स हैं क्या, चीन के साथ किसका कनेक्शन किसका नहीं, ये पूरी तरह राजनीतिक सवाल है। इसे अगर नजरअंदाज कर भी दें तो भी सवाल ये है कि चीन को जवाब दे कौन रहा है। जुलाई में संसद में सरकार ने बताया कि भारत ने चीन बॉर्डर पर पिछले 5 साल में 2088 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। इस पर लागत आई 15,477 करोड़ रुपए। 2004-5 से लेकर 2013-14 के बीच चीन के साथ व्यापार घाटा 2346% बढ़ा है, जबकि इस वक्त 2014 से 22 के बीच में ये व्यापार घटा है। कई उत्पादों के कच्चे माल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पर भारत निर्भर है, लेकिन गलवान के बाद भारत ने चीनी मोबाइल ऐप्स बंद करने जैसे कदम उठाए हैं। इसके ठीक उलट चीन के सामने भारत की सोच क्या थी, इसे बताने के लिए मैं सितंबर 2013 का तब के रक्षा मंत्री AK एंटनी का एक बयान आपको सुनवाना चाहती हूँ। तब एंटनी साहब बता रहे थे कि बॉर्डर सड़कें ना बनाना ही बेस्ट डिफेंस पॉलिसी है। ये कोई डिफेंस पॉलिसी है? सुनिए AK एंटनी का ये सब। Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. जिनकी नीति थी कि सड़कें बनाओ ही ना, भारतीय सैनिकों को मजबूत करो ही ना, वो आज सवाल उठा रहे हैं। और आज अमित शाह जो कह रहे हैं उसमें जरूर एक राजनीतिक एंगल है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाई
कि आरजीएफ को चीन सरकार से पैसे मिले आखिर क्यों थे। कांग्रेस कभी उस तस्वीर का जवाब नहीं दे पाई जिसके आधार पर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू था। और स्पष्ट जवाब इस बात का भी नहीं आया कि 2017 में जब डोकलाम में झड़प थी और दोनों सैनिक एक दूसरे के आमने सामने थे, तब राहुल गांधी राजदूत से क्यों मिल रहे थे, क्यों किसी होटल में यह मुलाकात हो रही थी। वैसे अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने क्या कहा है, इसे भी आपको सुनवाना चाहते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई पैसा दिया, वो इकोनॉमिक टाइज को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्टडी के लिए दिया। और फाउंडेशंस पूरे विश्व से लगातार अलग अलग जगह से पैसे लेती हैं, सार्वजनिक पटल पे होता है वो। लेकिन इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन के चीन से क्या संबंध है, उसका खुलासा कीजिए गृह मंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने 14 लोग गए तो क्या तय हुआ? यह तय हुआ कि दोनों विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अलायंस होना चाहिए और एक ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनना चाहिए। हमने तो नहीं कहा साहब ने क्या एमओयू साइन करके आए। चीन की वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और क्यों दिया, बताइए। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। पहला सवाल, गलवान के बाद तवांग में उकसाकर चीन भारत की तैयारी परख रहा है क्या? सवाल नंबर 2, क्या एलएसी पर भारत की मजबूत तैयारियों से चीन बौखलाया हुआ है? सवाल नंबर 3, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ चीनी कनेक्शन पर आज तक कांग्रेस जवाब क्यों नहीं दे पा रही? और सवाल नंबर 4, चीन को लेकर किस सरकार की नीति ज्यादा कारगर है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मारूफ रजा, ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर हैं टाइम्स नेटवर्क के। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और प्रवक्ता भी हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस के लीडर हैं। सायरा शाह हलीम लेफ्ट लीडर हैं। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल जी को। लोकेश जिंदल जी, कमाल है 2017 में जब डोकलाम पर दोनों सेनाओं के बीच में दो हाथ हो रहे थे, मामला इतना गंभीर था, तो आप तो चीनी एम्बेसडर के साथ चाय खाना कर रहे थे और एमओयू साइन किया उससे पहले आपने, और उससे पहले आपने राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसे भी ले लिए और सारे पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर गए हैं, जिसकी वजह से आज एफसीआरए लाइसेंस भी आपका खत्म हो चुका है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आज चीन पर उंगली उठाने वाले पब्लिक पूछ रही है कि कांग्रेस कैसे हो सकती है? कांग्रेस जिनका अपने गरेबां पे इतने सारे छींटे हैं, वो क्या सवाल उठा रही? नमस्कार नाविका जी, ये बहुत आवश्यक है कि हम सिविल और मिलिट्री ये दोनों दायरों को अलग अलग तरह से समझें। जो राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड्स मिले वो एक सिविल एस्पेक्ट है। जैसे हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं भारत और चीन के बीच में, ये एक सिविलियन डोमेन जिसको हम कहते हैं उसके तहत आता है। लेकिन अगर हम मिलिट्री की बात करते हैं, ये एक पूरी तरह से डिफरेंट डोमेन है ऑल टुगेदर। अगर हम चीन की बात करते हैं, आज चीन का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, इनके पास 20 लाख से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल है। इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर हम देख लें तो कुछ $250 बिलियन के ऊपर भी इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर जाता है, जो इंडिया से भारत के मुकाबले तकरीबन 5 से 10 गुना है। तो अगर हम हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं, मिलिट्री की बात करते हैं ओवरऑल एट लार्ज, ये हम चीन से काफी पीछे हैं डेवलपमेंट में। और अगर हम C4I2SR की बात करें, यहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, चलिए लोकेश जिंदल जी, हम चीन से काफी पीछे हैं ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कब से पीछे हैं इसका कोई अंदाजा आपने शायद लगाया नहीं। तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछना चाहती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने चीन को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट गिफ्ट कर दी, जिन्होंने अपने समय में अक्साई चिन दे दिया चाइना को,
वो आज सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेना इतनी कमजोर क्यों है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम क्यों है। इस बात का भी शायद इन्हें इल्म नहीं कि ये स्टेटेड पॉलिसी थी जो तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में सबको बताई थी कि रोड ना बनाना ही हमारी पॉलिसी है। सुधांशु त्रिवेदी, आज कांग्रेस सवाल उठा रही है तो कुछ अटपटा सा नहीं लगता? देखिए, हम पीछे थे और आज का दोनों का हम जवाब देते हैं। जो ए.के. एंटनी जी का बयान है वो तो अपनी जगह है ही। जब हमारी सरकार आई तो बीसियों सड़कें जो चीनी सीमा के नजदीक थी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए रुकी हुई थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने पहले 4 महीनों में यह निर्णय लिया कि 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सेना की आवश्यकता की जितने भी सड़कें थी उन सबको एक झटके में एक बार में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया। और उसके बाद आज सारा झगड़ा किस बात पे शुरू हुआ है कि जो हमारी सड़क बन रही है वो उनका कराकोरम हाईवे जो है वन रोड वाला, उससे केवल 100 किलोमीटर की दूरी तक रह गई है। उससे चीन घबरा रहा है कि अगर हम और सड़क आगे बैठ गए तो जाकर हम आर्टिलरी से भी उनकी सड़क को रोक सकते हैं। तो वास्तविकता में एक वो नीति थी जिसपे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना था और चीन कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा था। आज उसको डिस्कंफर्ट इसी बात पे हुआ है कि मोदी सरकार ने आने के बाद यह नीति शुरू की है। इस कारण से समस्या। और जहां तक हम पीछे थे तो मान्यवर याद दिलाना चाहता हूं, जब हम आजाद हुए तो हमारी और चीन की सैन्य ताकत में कोई मुकाबला नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 25 लाख की फौज थी हमारी। चाइना के पास एयरफोर्स थी ही नहीं। हमारे पास ब्रिटिश लीगेसी की वजह से 1932 से एयरफोर्स थी। हमारे पास जितनी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो कहीं नहीं थी। मगर क्या बताएं, आपकी सरकार आई, शांति के कबूतर ऐसे उड़े कि 25 लाख की फौज 2 लाख की फौज हो गई। जहां हथियार बनते थे वहां पे खिलौने बनने लगे। और उसके बाद जो हुआ वो देश को पूरी तरीके से पता है। उस इतिहास में हम नहीं जाना चाहते। परंतु ये भी आपको एक बात बताना, लोकेश जी इत्मीनान से बैठिए। सर पकड़ने की जरूरत नहीं है। देश ने कई दशकों से सर पकड़ा हुआ है। अब सुन लीजिए फैक्ट्स क्या है, सुन लीजिए। लोकेश जी, पूरी आप फैक्ट सुन लीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था और विकास दर 1974 तक चीन से बढ़ी थी। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.3 बिलियन, भारत का $7.4 बिलियन। और उसके बाद 1991 आते आते 1 बिलियन से नीचे सोना गिरवी। फिर वो $100 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी के समय में, 500 पहुंचा मोदी जी के समय में, और इस समय 600 के आसपास है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम चाइना से बहुत आगे थे। और शायद आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा कि चाइना को परमानेंट मेंबरशिप 1974 में मिली है। मारूफ रजा साहब को निश्चित रूप से इस विषय का पूरा ध्यान होगा। ताइवान को दे रखा था उस समय यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस चाहता था कि अगर एशिया में मिले पावर तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को मिले, कम्युनिस्ट कंट्री को ना मिले। मगर धन्य भाग्य भारत के कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि चीन से संबंध नहीं खराब होने चाहिए, इसलिए उन्हें कोई रुचि नहीं थी। और जबकि उन्हीं की बहन उस समय विजय लक्ष्मी पंडित जी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की पहली वुमेन चेयरमैन थी, उनके जो पत्राचार है उसमें भी यह बात उभर के सामने आती है। इसलिए वो बात सही है। इतिहास अलग छोड़ लीजिए और वर्तमान, एक लाइन और कह दूं, आज हमने क्या करके दिखाया है। पिछले 4 सालों में चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित होने से नहीं रोक पाया। चाइना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, 370 पर एक धेले का कोई रेजोल्यूशन यूएन में नहीं ला पाया। इन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म में हम सदस्य हैं, चाइना सदस्य नहीं है। और आज मैं आपसे पूछूं कि डिप्लोमेटिकली चाइना की जो स्थिति है, आप 4 देश बताइए चाइना के साथ, सिर्फ 2 हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, बाकी लगभग पूरे हमारे साथ। और इसके बावजूद यह स्थिति चाइना की है। और अंत में एक लाइन और कह दूं, चाइना के साथ शी जिनपिंग के साथ तो उनकी जनता नहीं है। सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हुनान प्रोविंस में तो टैंक तक लगाने पड़े, बैंक डिफॉल्टर हो रहे हैं। और दुनिया में कोई साथ में नहीं, ना उनके घर में कोई साथ। भारत में कांग्रेस पार्टी साथ देने के लिए खड़ी है कि नहीं साहब, जो भारत सरकार ने कहा वो मानने को तैयार नहीं, जो चीन ने कहा वो भी मानने को तैयार नहीं। हमें एक अंतः प्रेरणा हो रही है कि ऐसा हुआ है और उसके ऊपर हम संसद में बवाल करने को तैयार है। लोकेश जिंदल जवाब दीजिए, क्योंकि लेखा जोखा आपके सामने भी है और देश के सामने भी है। आप कम से कम इतना तो बता दीजिए कि डोकलाम के समय में क्यों लंच और डिनर और चाय और कॉफी हो रही थी, सवाल नंबर 1। और दूसरी बात, राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसे लेने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी कांग्रेस पार्टी को?
जी इतिहास के बहुत अच्छे जानकार है, तो मैं उन्हें कुछ इतिहास की याद दिला दूं। कहा कि जब भारत आजाद हुआ तब हमारे पास फौज और सैन्य बल चीन से ज्यादा था, तो ये गलत है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब इन्हें याद होगा चांग काई शेक और माओ जेडोंग दोनों मिलकर जो है जापानीज फोर्सेस के साथ वॉर पे थे, और उस समय चाइनीज आर्मी को पूरी की पूरी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ये यूएस द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। काई शेक और माओ जेडंग, जिन दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ था जिसमें माओ जेडंग जीत गए थे और चांग काई शेक ताइवान चले गए थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा ये उठा था कि ये परमानेंट सीट जो है ये माओ जेडंग को जानी चाहिए या ताइवान को जानी चाहिए। नेहरू जी ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, और उन्होंने कहा था ये सीट जो है ये माओ जेडंग की जो सीपीसी है इसको जानी चाहिए, क्योंकि वो मेनलैंड चाइना था और जो कि सही भी था। तो ये कहना कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है ये हमें दे दी थी और हमने जो है हाथ में लाके दे दी चाइना को हिंदी चीनी भाई भाई, ये एक भाजपा का जुमला है। जुमला भाजपा का है या ये जो टाइम मैगजीन 1962 में कह रही है ये, और ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ नेहरू जी हैं कवर पर टाइम मैगजीन के और पीछे माओ जेडुंग है, और इसमें लिखा है इंडियाज लॉस्ट इल्यूजन्स। और मैं मारूफ रजा साहब से पूछना चाहती हूँ, मारूफ रजा साहब, अब जितना भी इतिहास बार बार हिला कर खंगाल कर आप उसको दोहरा दें, बात तो यही निकलेगी कि चाइना पर गलतियां पॉलिसी में किसने की, कहां से शुरू हुई ये बात, और तब और अब में फर्क क्या है। पहले तो झड़पें नहीं सुनाई देती थी, पहले तो लोग अंदर आ जाते थे, हेलो करते थे और वहां से वापस ही नहीं जाते थे, अब उन्हें खदेड़ के वापस भेज दिया जाता है। क्या यही फर्क है? देखिए नविका जी, कई एक चीजें हैं और ये ऐतिहासिक तौर पर सब जानते हैं कि जो भी अपना एक आर्ग्यूमेंट तगड़ा करना चाहता है वो इतिहास के वो पन्ने पढ़कर सुनाता है जो उसके विषय में है या उसके साथ है। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी साहब ने जो गहराई में बताया है, मैं उनके किसी भी पॉइंट को फॉल्ट नहीं कर सकता या उसमें गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने चाइना के ऊपर पिछले कई सालों से काफी पढ़ाई लिखाई की है, आप तो जानती हैं। और दूसरी बात यह है कि खाली एक चीज जिसके लिए हमको कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए, वो जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड इंडिया का हुआ है और रिफॉर्म हुआ है, मनमोहन सिंह जी नरसिम्हा राव ने किया था, और उसको तो कांग्रेस पार्टी ने दफना ही दिया क्योंकि वो गांधी फैमिली को घास नहीं देते थे। और अब उसके बाद मनमोहन सिंह जी को बनाया गया क्योंकि वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनके, और बाद में मनमोहन सिंह जी ने भी कई एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए। हालांकि मनमोहन सिंह जी के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मेरी अलग राय थी। मैं सोचता था कि वो समय का फायदा उठा के बहुत कुछ और कर सकते थे। दूसरी बात यह है जो जिंदल साहब ने बताया है कि चाइना की सेना इतनी बड़ी है, चाइना इतना खर्च करता है। अरे चाइना हमसे मुकाबला नहीं कर रहा है, चाइना अमेरिका के साथ मुकाबला कर रहा है, और जब अमेरिका के साथ चाइना की डिफेंस एक्सपेंडिचर को आप स्टडी करें तो बहुत अभी भी पीछे है। दूसरी बात, चाइना की सेना, चाइना के पास 14 देशों के बॉर्डर हैं और उसमें से चाइना की मिसअंडरस्टैंडिंग या चाइना की डिसएग्रीमेंट 14 से ज्यादा देशों के साथ, क्योंकि जिनके साथ उनके बॉर्डर भी नहीं है उनके साथ भी वो लड़ रहा है। आप साउथ ईस्ट एशिया में देख लें, जो साउथ चाइना सी के मिसला बार बार आता है, ताइवान के साथ भी उनका बॉर्डर नहीं है, खाली वाटरवे है जिसके ऊपर ताइवान पे भी नजर लगा रखी है। अब बात आती है कि चाइना के ऊपर हम पहले क्या दुम हिला रहे थे या अभी हम उनके ऊपर भौंक रहे हैं। कुछ हद तक हम जो भौंक रहे हैं उनके ऊपर, ये देखिए, सेना जो है, एक सैनिक वो लड़ेगा जब तक उसको क्लियर हुक्म मिलते हैं, और हुक्म आते हैं दिल्ली से सरकार की। अगर सरकार ने बोल दिया है कि मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता लेकिन भारत की सीमा के अंदर वो घुसने नहीं चाहिए, तो वो घुसेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है। ये टोटल ओवरऑल फिगर जो लोग बताते हैं कि चाइना की सेना इतनी बड़ी है, ये वो, देखिए जमीन के ऊपर हालात, मैंने काफी गहराई में इसको पढ़ा है। चाइना को
एक भारतीय सैनिक को मोर्चे से हटाने के लिए कम से कम 5 चीनी सैनिक चाहिए, नहीं तो 10। पहाड़ों की लड़ाई इसी किस्म की होती है। चाइना अभी कहते हैं 36 से 45 डिवीजन खड़े कर सकता है हिमालयन बॉर्डर पे। हमारे 10 डिवीजन बैठे हैं और रिजर्व में बैठे हुए, और वो हमको नहीं हिला सकता। उसको हमको हिलाने के लिए कम से कम 50 से 60 डिवीजन चाहिए। अभी भी उसको अपनी सेना को बढ़ाना पड़ेगा, उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। अगर वो इधर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से उसकी जमीन उसके दुश्मन ले लेंगे। तो ये भी समझ के हमें रहना है कि लड़ाई जमीन की जो लड़ाई होगी चाइना के साथ, वो हमारे सैनिकों को समझा दिया गया है और उनको पूरा भरोसा है कि वो पाकिस्तान चाइना का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी बात, कि हम लोग बार बार इस विषय को खड़ा करते हैं कि क्यों चाइना ये कर रहा है हमारे साथ। देखिए, ऐतिहासिक तौर से हमारी सरकारें जो रही है, खास करके कांग्रेस की सरकार, और मैं ना बीजेपी के साथ हूं ना कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन इतिहास के पन्ने अगर आप पूरे पढ़ें तो मौके आए थे कि हम इस विषय को एक किस्म से कंट्रोल कर लें या दबा लें, लेकिन वो बात हमारी तरफ से हम बढ़ाने में झिझक रही है। और जब झिझक रही है तो चाइना क्या है कि अभी चाइना की वित्त स्थिति कमजोर है। मौका परस्ती में चाइना कभी पीछे नहीं रहा है, और जब हमने ढील दी है तो चाइना ने किसी मौके को जाने नहीं दिया हाथ से, ये कहना पड़ेगा। और लोकेश जिंदल जी, मेरा अंदाजा है कि आप इशारा समझ रहे हैं मारूफ रजा का, लेकिन अजीज खान साहब, अजीज खान, जवाब देना चाहूंगा मारूफ रजा साहब को। जवाब दीजिएगा, सबका मिलके दीजिएगा। अजीज खान साहब से मैं पहले पूछ लूं, अजीज खान साहब, क्या पार्लियामेंट में वॉकआउट करने से चीन का मसला हल हो जाता है? और मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले नेताजी थे, हम सबके प्रिय नेताजी, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नहीं चीन हमारा असली दुश्मन है। तो देश के सामने चीन को बनाया था, तब तक तो हम हिंदी चीनी भाई भाई किया करते थे, लेकिन नेताजी ने बताया था कि चीन असली दुश्मन है। तो आज समाजवादी पार्टी सुर से सुर मिलाकर वॉकआउट कर रही है, तो क्या संदेश दे रही है हमारे सैनिकों को? वो सैनिक जो भौंक नहीं रहे हैं, शायद मारूफ रजा कहना चाह रहे थे, जो दहाड़ रहे हैं और अपनी सरजमीन पर किसी को भी अंदर आने के लिए रोकने में वो सक्षम है, और उन्होंने वही करके दिखाया है। तो अजीज खान साहब, ये किस बात का वॉकआउट, ये किस बात की राजनीति? देखिए नाविका जी, 2-3 बातें हैं। अभी सबसे पहले तो सुधांशु जी ने जो कहा कि इससे पहले इस मुल्क में खिलौने बनते थे, मिसाइलें अब बननी शुरू हुई हैं। मेरे ख्याल से सबको पता है। और इकोनॉमिकली रिफॉर्मेशन अब हुआ है जब से मोदी जी सरकार में आए हैं। 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि आज चाइना किस तरीके से हमें आंखें दिखा रहा है, कैसे डराता है, धमकाता है, और किस तरीके से वो हमारे मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को लड़ जाना चाहिए, अटैक हमें कर देना चाहिए। हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, लेकिन हमारी जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हमारी जो कूटनीति है, वो प्रॉपर नहीं है। यही हमारे नेता, यही हमारे जो प्रधानमंत्री एक वक्त ये कहते थे 56 इंच का सीना है हमारा। हम लाल आंखों कहते थे कि ऐसा है कि हम उनके आगे, वो हमारे आगे जो आंख दिखा रहे हैं उनका आंख फोड़ देंगे। आज हकीकत क्या है? आज हकीकत यह है कि गलवान में 20 जवान हमने खो दिए। लगातार चीन हम पर अटैक करता चला जा रहा है। आज उसकी ये हिम्मत पड़ गई कि लगातार वो हमारे ही मुल्क में आकर के और हमसे जिस तरीके से अटैक हमारे ऊपर करता है, ये वाकई में दुखद है। हमारी कूटनीति कहां है? और दूसरी बात यह है कि हम चेते कब? हम चेते जब हमारे 20 जवान खो गए। आज आप देखिए, अभी जो मैं तमाम न्यूज को देख रहा था, वही चाइना है। वो चाइना लगातार एक लंबे वक्त से तैयारी कर रहा है। उनके रोड को, अंदर के रोड को देखें आप, आकर के बॉर्डर तक उसने रोड बना दिया है। तमाम 4 लेन के रोड बनाए हैं, तमाम उन्होंने जखीरा कहीं ना कहीं इकट्ठा कर दिया है। हमारी तैयारी क्या है? इस पे बहुत बड़ा सवाल है। हम कितना तैयार है उससे लड़ने के लिए? हम ये नहीं कह रहे लड़ना हाल है कि इस सवाल का जवाब सुधांशु जी, अजीज खान साहब ने जो सवाल उठाया, इसका जवाब आप दें।
पहली बात तो अजीज खान साहब तो शायद मुझसे सीनियर हैं। मैंने तो उनको नेहरू जी का वो फेमस वाक्य याद दिलाया था कि हम शांति प्रिय देश है, हमें हथियार की जरूरत नहीं, हमें हथियार की फैक्ट्री में खिलौने बनाने। सिर्फ उनके लिए कहा था, ये नहीं मैंने कहा कि हथियार यहां बाद में, वो तो बाद में इंदिरा जी के जमाने में या लाल बहादुर शास्त्री ने आके पॉलिसी पलट दी थी। ये उनका फेमस वक्तव्य था और उस वजह से हमारी स्थिति। अब आज के समय की बात करते हैं। आपने तो बिल्कुल सही बात बोली। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया किस जमाने से बनाया है और हमने किस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? जब कोविड का दौर था, जब अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी और देश की अर्थव्यवस्था पे इतना दबाव था कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी देना था, मुफ्त टीका भी लगाना था और उस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन करना इस दौर में कम से कम नॉर्मल सड़क कंस्ट्रक्शन से 20 से 25 गुना खर्चा आता है। उस दौर में किया और मैंने तो पहले वक्तव्य में ही कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही तो वो नाराजगी शुरू हुई, वरना इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। चीन के लिए कोई समस्या ही नहीं थी, किसी प्रकार का कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि फैक्ट यह है कि सरकार आने के बाद जिस ढंग से हमने चीन को हैंडल किया है, और एक लाइन और कह दूं, 62 की लड़ाई के बाद यदि इकलौता ऐसा मौका आया है जब कोई डिप्लोमेटिक डिसीजन पे चीन पीछे हटा है और भारत को के फेवर में गया है, तो वो तब जब सिक्किम पर चीन ने अपना दावा छोड़ा है, वो 2003 अटल जी की बीजिंग यात्रा के समय, तो वो भी हमारे समय में हुआ। और एक बात हम और कह दें, जो मारूफ रजा साहब ने कहा, वो ज्यादा बेहतर एक्सपर्ट हैं। हमारी फौज और चीन की फौज में एक अंतर है। हमारी फौज ने 5 लड़ाइयां लड़ी है। हमारी फौज आतंकवाद से लड़ती है। हमारी फौज यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे एक्टिव फौज है। पीएलए जो है ना, वो वायु सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा भी देखती है। तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स भी इंक्लूड कर लीजिए तो 25 लाख की स्ट्रेंथ हो जाती है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स में उनका 0 इन्वॉल्वमेंट है। वियतनाम की वॉर और 62 की इंडिया वॉर के अलावा उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। और इतना ही नहीं, और इसके अलावा आतंकवाद से उनकी लड़ाई नहीं है। तो जनाब अंतर यह है कि हमने रियल के मैच खेले, उन्होंने सिर्फ नेट प्रैक्टिस की है। तो बहुत अंतर है जब असली बिल्कुल नेट प्रैक्टिस की है। और अजीज खान साहब आप कह रहे हैं कि भारत की तैयारी कितनी है। मैं आपको याद दिला दूं, मैं फिर से दोहरा रही हूं, हमारे प्रिय नेताजी 14 दिसंबर 2011 में उन्होंने क्या कहा, और ये पार्लियामेंट में कहा। उन्होंने कहा कि चाइना जो है पूरी तरह से तैयारी रख रहा है इंडिया को अटैक करने की, और उन्होंने कुछ पोस्ट बॉर्डर पर मार्क भी कर लिए हैं। 2011 की ये बात है जब नेताजी ने ये कहा संसद में। तब तो आप साथ बैठे हुए थे कांग्रेस पार्टी के, तब तो कांग्रेस बुरी नहीं लग रही थी आपको। और मैं बताऊं, तब मनमोहन सिंह जब तब के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ऑपोजिशन है वो बहुत सॉफ्ट है ट्रेड और बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना, और ये मनमोहन सिंह ने उन्हें कहा कि हमें तो ट्रेड करने दीजिए, हमें तो ट्रेड करना बहुत जरूरी है और बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हम हल्के से सुलझा लेंगे। तो ये अजीज खान साहब, तब आपकी चिंता कहां गई थी? आज जो आप वॉकआउट कर रहे हैं। मारूफ जी, मैं आपके पास आ रही हूं, पर सायरा शाह हलीम अभी तक बोली नहीं है, तो मैं सायरा शाह हलीम से पूछूंगी। मुझे जवाब देने दे, मुझे जवाब, नाविका जी मुझे जवाब देने। ओके। देखिए, आपने 2-3 सवाल खड़ा किया। हमारे नेता ने बिल्कुल कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है और हमें चाइना पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल सच है, लेकिन हमारी कूटनीति क्या है इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। आज नेपाल एक छोटा सा मुल्क है जो हमें आंखें दिखा रहा है, हम कूटनीति में कहां हैं ये तो हमें देखना पड़ेगा ना इस बात को। चाइना तो दूसरी बात है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि साहब 2011 में नेताजी ने कहा साहब इस तरीके के हालात हुए। 2020 में वाशिंगटन पोस्ट में छपा, आप उसको देखिए बाकायदे, कि तमाम फौजें, एक बड़ी फौज का एक बड़ा इलाका कहीं ना कहीं डोकलाम में अंदर आकर के उसने अपना बसेरा कर लिया है। सवाल इस बात का हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ खाली बयानबाजी करेंगे? हम लोगों को सिर्फ समझाएंगे? समझाने से काम नहीं चलेगा। अगर हमारी कूटनीति बेहतर होगी, उसके साथ साथ हमें भी डरना है। आपको बदलती हुई कूटनीति दिख नहीं रही अजीज खान साहब, आपको बदलती हुई कूटनीति दिख नहीं रही। आश्चर्य की बात है, 2017 में जब डोकलाम हो रहा था तो एक तरफ चाइनीज एम्बेसडर के साथ खाना पीना चल रहा था और दूसरी तरफ चीन के सैनिकों को जवाब दिया जा रहा था। आपको फिर भी बदलाव नजर नहीं आ रहा? चश्मा कौन सा आप लगाते हैं, इस पर जरूर गौर फरमाना पड़ेगा। लेकिन सायरा शाह हलीम जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं,
मैं सवाल पूछने का विपक्ष को पूरी तरह से हक है, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, बिल्कुल पूछने का सारा हक है। लेकिन जो लोग कूटनीति जानना चाहते हैं, जो भारतीय सेना की प्रिपेयर्डनेस जानना चाहते हैं, क्या वो पार्लियामेंट से वॉकआउट करते हैं? देखिए, ये सीधी सी बात है दविका जी कि यहाँ पे कर्नल अजय शुक्ला जी का एक बयान आया है कि ये जो झमेला हुआ है और ये जो अटैक हुआ है भारतीय सेनाओं पे, हमारे वीर जो सैनिक है, जो हमारे जो बॉर्डर को जो सुरक्षित रख रहे हैं, तो 35 लोग को पे ऊपर बहुत ही एक गंभीर तरीके से हमला हुआ है, जिसमें से 7 लोग जो है बहुत ही सीरियस है, बहुत क्रिटिकल है। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक विरोधाभासी बयान आता है हमारे रक्षा मंत्री से कि कुछ ऐसी गंभीर कोई यहाँ पे हाथापाई नहीं हुई। तो अगर ये हमारे जो फौज के रिप्रेजेंटेटिव एक बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे 30-35 लोग को बुरी तरह से मारा गया है। सायरा शाहलीन जी, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि आप एक कर्नल का बयान सुनेंगे या भारतीय सेना ने जो अधिकृत बयान दिया उसे सुनेंगे, और देश के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो सुनेंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं देश हमेशा की फौजियों की बात सुनूंगी। मैं देश के जो फौजी जो वहां पे बॉर्डर पे है और लोग जो है, सायरा शाह हलीम जी, कर्नल अजय शुक्ला वो हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट से बोलते रहते हैं। एक स्टेटमेंट दिखाइए उनका गवर्नमेंट के कभी फेवर में, तो मैं मानूंगा ऑब्जेक्टिव होगा। हमारे बॉर्डर को जो गार्ड करते हैं, मैं अपनी सेना की बात सुनूंगी। तो सेना ने तो स्टेटमेंट दिया है। सायरा शाह हलीम जी, शायद आपने कल रात का सेना का स्टेटमेंट नहीं देखा। सेना का स्टेटमेंट है, और ये वही फौजी हैं जो बॉर्डर पर हैं, जिन्होंने कहा है कि सारे इंजर्ड जो है वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन आप बात कर रही हैं किसी और की। ये भारत सरकार की जिम्मा होता है, क्या जिम्मेदारी होती है कूटनीतिक नीतियों पे जो भी झमेले हो रहे हैं, चाहे पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो नेपाल हो या चीन हो या जो भी मुल्क हो, उसको सुलझाए। यहाँ पे हमारी जो कूटनीतिक नीतियां हैं वो कहीं फेल हो रही हैं, क्योंकि बार बार आप देखिए, गलवान को देख लीजिए, अभी देखिए तवांग हो रहा है, फिर कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पे संसद में आप देख लें, पिछले बार जब कांग्रेस सत्ता में थी, कितने लोग जो है यहाँ पे संसद में इस बात की बहस हुई थी। तो यहाँ पे संसद में क्यों नहीं हो रही बहस? क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग का ये क्या कहते हैं, ये इन्वेजन जो नजर की बात है। सायरा शाह हलीम जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, इनको नेपाल दिख रहा है, सरकार को नेपाल के पीछे चीन दिख रहा है। इनको दिख रहा है सिर्फ एक कर्नल जो रिटायर्ड है इस वक्त आर्मी से, उनकी बात, लेकिन सेना का स्टेटमेंट इनको नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इन लोगों? वैसे सायरा शाह हलीम जी ने शायद आज सदन की कार्रवाई नहीं देखी। सभापति महोदय ने कोट करके बताया कि 2006 के मुंबई के ब्लास्ट, 2007 के यूपी के अदालतों के ब्लास्ट, 2008 का 26/11 और 2013 में जो चाइना के साथ हुआ था, उस पर तत्कालीन सरकार ने कहा था यह राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील विषय हैं, इसलिए इन पर चर्चा नहीं हो सकती एस्टैब्लिश था। इवन घर में हुए आतंकवाद के विषय के ऊपर भी। तो इसलिए आज जो कह रहे हैं वो अपना आईना खुद झांक ले, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और आप जिन कर्नल साहब की बात बता रही हैं, ये कहां पोस्टेड हैं और कहां पे कर्नल है, जरा कृपया आप दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, यहाँ पे हर एक सैनिक की जान जो है ये नहीं, कहां पर पोस्टेड है? बहुत सीधा सवाल है, बहुत कौन है कर्नल साहब, वो कहां पोस्टेड है? ये कर्नल कहां पर पोस्टेड है? सायरा शाह हलीम जी, नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना समय दूंगी कि आप जवाब दे सके एक सीधे से सवाल का कि ये कर्नल कहां पोस्टेड है। ये कर्नल कहां पोस्टेड है जिनकी आप लेख पढ़ रहे हैं? ये आप अपनी नोएडा के स्टूडियो की जो पूरी जो जर्नलिज्म है ना, आप उससे गूगल पे देख लीजिए। ये क्योंकि ये काफी मशहूर कर्नल है। 2020 में भी जब
चला हुआ था, तब भी उनके जो बयान जो थे अखबार में लिखता है क्या? माफ कीजिएगा, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो तब गूगल था नहीं सायरा शाह हलीम जी, और जिस कर्नल की आप बता रहे हैं शायद सुधांशु जी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बता ही नहीं सकती कि ये कर्नल कौन है, कहां पोस्टेड है, और आपको अगर इतना भी जानकारी हो तो कोई कर्नल अखबार में आर्टिकल नहीं लिखता है। मतलब आप अद्भुत बात मत किया करिए कि कर्नल है पता नहीं कहां, गूगल सर्च करिए और अखबार में आर्टिकल लिख दिया है। कोई फौज या डिफेंस फोर्सेस का आदमी अखबार में आर्टिकल नहीं लिखता। हम सब की बात ना मानिए, मारूफ रजा साहब बैठे उनसे पूछ लीजिए। मारूफ रजा साहब, कोई कर्नल क्या किसी अखबार में लिख सकता है? ये सवाल मैं मारूफ रजा से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त पब्लिक के सवाल जरूरी हैं। आइए सुनते हैं, धर्मेंद्र सिंह वाराणसी से पूछ रहे हैं एक सवाल और विक्रांत तिवारी भोपाल से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मेरा सवाल है कि गलवान के बाद इतने राउंड चीन से बात हुई, फिर भी तवांग में झड़प हो गई। क्या चीन नीति को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत नहीं है? मेरा सवाल ये है कि जब चाइनीज प्रोडक्ट्स के बिना इंडिया का काम ही नहीं चल पाता है, तो कैसे आप चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं? सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे पब्लिक के सवालों का, फिर मारूफ जी आपके पास आए। हाँ, बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। हमने चाइनीज प्रोडक्ट पे कहां से चेंज किया, बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया में मोबाइल हैंडसेट के सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, मगर मैन्युफैक्चरर नहीं थे। मैन्युफैक्चर नंबर 1 पे चाइना था, कंज्यूमर भी नंबर 1 पे चाइना था। हमारे यहां केवल 2 फैक्ट्री थी, आज हमारे यहां 200 फैक्ट्री हैं। आज हम सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। दुनिया में मोबाइल हैंडसेट के दूसरे बड़े उत्पादक हैं, और एप्पल की फैक्ट्री जो पहले केवल चाइना में थी वो अब यहां पर भी आ गई है। और दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल हैंडसेट का प्रोड्यूसर सैमसंग, उसकी सबसे बड़ी दुनिया की फैक्ट्री भारत में आई है। तो यह हमने परिवर्तन लाकर दिया है, और इसी कारण से और बाकी जिन कंपनियों पे किया वो सब तो अलग बात है। एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, जो हर आदमी के हाथ में मोबाइल हैंडसेट होता है, और कोई जाके चेक कर ले कि हमने चाइना से मोबाइल हैंडसेट के बाजार में कितना बड़ा उसको झटका दिया इन 8 सालों में। बिल्कुल, और पब्लिक के और सवाल आ रहे हैं। वाराणसी से दिनेश सिंह का सवाल, हम चीन के सामने डिफेंसिव क्यों हैं, आक्रामक क्यों नहीं? डोकलाम, गलवान, तवांग में हमने प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह नौबत आई ही क्यों? मारूफ रजा, इसका क्या जवाब है? देखिए नविका जी, बहुत से जरूरी विषय आज खड़े किए गए हैं। साहब आपके पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी होमवर्क की है, पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन मैं 3-4 चीजें बताना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। एक तो हमारी जितनी भी चाइना पॉलिसी है और जो हरकतें हमारी सेना चाइना के खिलाफ कर सकती है हिमालय के ऊपर, एक ग्रुप है दिल्ली के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नीचे आती है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री और एनएसए और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग उसके अंदर हैं। कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ सर्विंग हैं, कुछ एकेडमिक हैं। उनको कहते हैं चाइना स्टडी ग्रुप। और इन सब का एक पहले से एक इनके लिए धारा खींची गई, वो ये है कि किसी तरह से आप चाइना की ज्यादा छेड़खान मत करें, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम चाइना को छेड़ के हम चाइना की जमीन को कब्ज कर लें। और हमारा कभी ये इरादा था ही नहीं। हमारा इरादा है कि हम अपनी जो सरजमीन है उसका हम हिफाजत करें, और उसके लिए मैं कहना चाहता हूं पूरी मेरे को इस पे कॉन्फिडेंस है कि हमारी सैनिक तैयार हैं और इसलिए मुकाबला करने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि कर्नल शुक्ला साहब को मैं जानता हूं, वो मेरे साथ एकेडमी में भी थे, वैसे भी मैं इधर उधर मिलता रहता हूं। वो पत्रकार अब बन चुके हैं, डिफेंस एडिटर हैं एक पीरियोडिकल के, एक बड़े ब्रॉडशीट पब्लिकेशन के। लेकिन त्रिवेदी साहब का सही कहना है कि वो उनकी जो लाइन है, अनफॉर्चुनेटली कई जर्नलिस्टों की ये लाइन होती है कि या मैं इसके साथ हूं या मैं इसके खिलाफ हूं। तो उनकी लाइन ये रही है, खास करके जब से चाइना का विषय हुआ है, कि भाई भारत सरकार जो अभी दिल्ली में कुछ सही नहीं कर पा रही, और उनको कुछ भड़काने वाले लोग भी बैठे हैं सेना के अंदर। और हम सारे एक्स सर्विसमैन, हमारे कुछ यार दोस्त हैं जिनको हमको खबर मिलती है। अब मैं एक दूसरी तरफ की कहानी आपको बताना चाहता हूं। सायरा,
मैडम ने जो बताई है, एक दूसरी कहानी आज मैं एक सूबेदार साहब से मिला था। उन्होंने बोला कि साहब कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं आप हल्ला क्यों मचा रहे हो टीवी पे। ये तो आए थे हमारे इलाके में, हमारे जवानों ने बोला भाई सुबह सुबह का टाइम है, चाय पी के वापस चले जाओ, कोई मारपीट हुई नहीं। तो अब मैं उसकी बात यकीन करूं। मैंने कहा साहब आपको कैसे पता चला? क्या साहब मेरे गांव वगैरह के सब वहां पे हैं, और आप जानती हैं जैसे जैकरिफ और जैकेलाई और ये सब बिल्कुल हैं, तो ये मारूफ रजा, मुझे नहीं पता आपको सेना के अंदर से कौन क्या खबर दे रहा है और किसको कौन क्या खबर दे रहा है, पर ये अनऑफिशियल है और हम शायद नेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल पर नहीं कह सकते। लेकिन एक सवाल पब्लिक का लखनऊ से आ रहा है और मैं जाते जाते, समय की कमी है, वक्त कम है, लोकेश जिंदल जी आपसे पब्लिक पूछ रही है जो सवाल, उसका जरूर जवाब दे दीजिए कि आपने, ये ब्रजेंद्र का सवाल लखनऊ से, और ब्रजेंद्र जी आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए आपने नुक्स तो निकाल दिए सरकार में, अगर मोदी के जगह आप होते तो आप क्या करते? निकल पड़ते तवांग के? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, अगर मैं हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करता हूं, तो जैसे हमने डीआरडीओ की स्थापना की 1957 में, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की, हमने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो हम इस बात पर ध्यान देते कि सभी तीनों फ्रंट पे, भले ही आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसका डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में अच्छा हो, डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। इसके अलावा जो ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन भारत में जो है हम खुद कर पाए ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना हो, और स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स जो है वो रहे, कमांड थिएटर्स अच्छी तरह इस्टेब्लिश्ड हों। हम ये भी, इस चीज का भी हमें निर्णय करना होगा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो 14 के 14 देश हैं आज, जो जिनके साथ भारत की बहुत अच्छी जो है एक तरह से डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस होते हैं, इसे और मजबूत किया जा सके, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा सके ताकि चीन जो है डिप्लोमेटिकली और मिलिटरी। सुधांशु जी आज एडवाइजरी जारी कर रही है कांग्रेस, क्या ये सब पहले हुआ था यूपीए सरकार में? देखिए, हम पूर्व की समय में सारी बातें हमें ध्यान है। एक चीज मुझे याद आ गई बाय चांस, अभी शायरा जी बैठी हुई हैं तो सीपीएम की रिप्रेजेंटेटिव होकर बैठी है। बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि सीपीआई सीपीएम में विभाजन किस बात पे हुआ था। 1962 की चाइना वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा यह कह रहा था कि चीन ने जो भारत पे आक्रमण किया वो अच्छा है, चीन की सेना का स्वागत करना चाहिए ताकि भारत को आकर वो कम्युनिस्ट देश बना सके। इस आधार पर सीपीआई और सीपीआईएम विभाजित हुई थी, क्योंकि एक धड़ा यह कह रहा था, दूसरा धड़ा इस सीमा तक जाने को तैयार नहीं था। अब वो लोग आकर जब आज कहते हैं कि साथ चीन के साथ ये, चीन के साथ वो, तो मुझे लगता है कि चेहरे के ऊपर कितना बड़ा चेहरा लगा के आते हैं और कितना समझाने का प्रयास करते हैं जनता को पूरा। लोकेश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डीआरडीओ 1957 में बना था। तो मैं एक और फैक्ट बताता हूं, यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स में और उस समय जो अमेरिका के एम्बेसडर थे जेके गैल्ब्रेथ, उनकी किताब में लिखा है कि 1958 में नेहरू जी से पूछा गया कि इंडिया कब तक एटॉमिक एक्सप्लोजन कर सकता है, तो जवाब आया 1 साल में, यानी 1959। अगर हमने 59 में कर लिया होता तो 62 की लड़ाई नहीं होती, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम होते, परमानेंट सीट हमारे पास होती। पर उन्होंने कहा वी बिलीव इन द एटम्स फॉर पीस, और एटम फॉर पीस ने ऐसा पीस दिया हमको कि आज तक उस पीस की कराहट हमें ज्यादा कदम महसूस होती है। बिल्कुल, और आज चीन का भारत से ही नहीं बल्कि उसके लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। और आज मैं आपको अपना नजरिया इस बात पे बताना चाहती हूं कि जैसे पाकिस्तान के लिए आतंकवाद स्टेट पॉलिसी है, वैसे ही विस्तारवाद चीन की स्टेट पॉलिसी है। ऐसे में भारत के लिए चीन को जवाब देने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कूटनीति के मंच पर चीन को एंगेज भी करते रहना जरूरी है, क्योंकि ये विश्व अब नए दौर से गुजर रहा है। इस सब के बीच तवांग जैसी घटना का होना यह दिखा रहा है कि विश्व में भारत की बढ़ती साख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की तैयारी दोनों उसे परेशान कर रही हैं और चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन जब चीन भारत के मनोबल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तब उसकी नजर भारत में अंदरूनी सियासत पर भी जरूर होगी, क्योंकि भारत बंटा रहा तो उसका काम
यानी कि चीन का काम आसान होगा। लिहाजा राजनीतिक दलों को कम से कम चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर छोटी छोटी राजनीति से बचना चाहिए। आज यही है मेरा नजरिया, क्योंकि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी क्षमता है हमारे सैनिकों में, और हम अपने सैनिकों पर कभी भी कोई भी सवाल खड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो है हमारी देश की शान।